के कारकत्व, सारे ग्रहों के कारकत्वों के बारे में बात की थी। उसके बीच में जो जो बातें आई वो भी मैंने आपको बताया, और मैं आपको भावों के कारकत्व, राशियों के कारकत्व और ग्रहों के कारकत्व जो शुरुआत की दौर में चाहिए, जिनकी आवश्यकता रहती है, वो बता चुका हूँ। फिर भी बहुत सारे ऐसे हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे जब क्लासों में आगे जाएंगे, तो हमको निरंतर उनमें वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि इस ब्रह्मांड में हर चीज जो है एक पर्टिकुलर भाव में है, एक पर्टिकुलर राशि को इंडिकेट करती है, एक पर्टिकुलर ग्रह को इंडिकेट करती है। तो अब जब हम उन तीनों चीजों को स्थापित कर पाएंगे, जब हम तीनों चीजों को स्थापित करेंगे, तब हम सही निर्णय या सही प्रिडिक्शन कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए बार बार, जैसा मैंने आपको कहा था कि हमारे को हमारी दिनचर्या में, हमारे कार्यकलापों में, हमारे सोच में, हमारी बातचीत में, है ना, इन सब चीजों को उत्पन्न करना पड़ेगा। कोई भी चीज आप देखते हो, कोई भी बात देखते हो, कोई भी घटना देखते हो, कोई भी विचार देखते हो, किसी भी व्यक्ति को देखते हो, है ना, वो सबको आपको स्थापित करना पड़ेगा कि यह इस समय कौन सी राशि प्रभावित हो रही है, कौन सा भाव प्रभावित हो रहा है और कौन सा ग्रह प्रभावित हो रहा है। और वो जब आप कैलकुलेशन निकालोगे तो आपको सटीक जगह पहुंच जाओगे कि ये ऐसा ऐसा है, इसके होने का कारण ये है। और जब वही चीज आप भविष्य में पुनरावृत्ति देखोगे ग्रहों उनकी, तो आप बता सकते हो भैया यही चीज आपकी यहाँ आएगी और ये घटना फिर से रिपीट होगी। या कोई अन्य कुंडली आपने देखी और उसमें वही चीजें आपको देखने को मिलती है, तो आप बता सकते हो कि भैया ये जो टाइम है इसमें ये घटना होने का योग है, कि इस समय आपको धन योग प्राप्त होगा, कि इस समय आपको विवाह होगा, कि इस समय संतानोत्पत्ति होगी, कि इस समय कोई अवयोग बन रहा है, कोई दुर्घटना हो रही है, या अन्य किसी भी प्रकार का कोई दुर्योग बनने पर, तो वो आप जब चीजों को स्थापित करना सीख जाओगे तो आप आसानी से निकाल पाओगे, है ना। जैसे देखिए, ये फंडामेंटल है। ये चीजें क्लियर होने के बाद आपको जो इन पे जो आगे विश्लेषण करके और उत्तमता को जो प्राप्त करना है, वो आगे का परिसर करना है, उसको परिष्कृत करना है ज्ञान को। लेकिन बेस तो हमारा सॉलिड होना ही चाहिए। इसलिए मैं आपको इस बात पर इतना स्ट्रेस दे रहा हूं कि इन चीजों को बहुत गहनता के साथ लो आप। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का लग्नेश जो है ना अष्टम भाव में आ गया, और वो मान लीजिए किसी और पाप ग्रह शनि के साथ है, और तो ये एक दुर्घटना का योग बनाता है। या व्यक्ति के जो रेक्टम गुदा में जो पिस्टुला हो सकता है, उसको पाइल्स हो सकते हैं, उसको जेनेटिकल पार्ट में दिक्कत हो सकती है। तो आप जब इन चीजों को देखोगे तो आपने सबसे पहले देखना है कि भाई जो लगन का स्वामी है, लग्नेश अष्टम में आ गया, शनि के साथ हो गया, तो वो यहाँ कर उसने अशुभता को प्राप्त कर लिया, खराब भाव में आ गया, है ना। तो लगन भी प्रभावित हो गई, अष्टम भाव भी प्रभावित हो गया, और उसी समय अगर दशा अंतरदशा और गोचर भी खराब आ गया तो ये वाला भाव में पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी। तो ये जो है ना जांच करने का विषय है, ये बार बार देखने का विषय है। तो इसी चीज को और उत्तम तरीके से और बढ़िया तरीके से देखने के लिए मैं आपको शुरुआत में एक चीज बताना चाहता हूँ। आज आपने बिल्कुल ओपन माइंडेड, बिल्कुल स्थिर चित होकर, है ना, इस जो मैं बता रहा हूं इसको सुने, विचार करें और इस पर काम करें। यह एक विशेष क्लास है जिसका मैं विस्तृत रूप आगे लूंगा। अभी मैं एक शॉर्ट रूप में, बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही जरूरी है, बल्कि मैंडेटरी है ज्योतिष में आगे बढ़ने के लिए। मैंने आपको बताया कि ग्रह जो है ना पापी भी हैं और शुभ भी हैं। पाप ग्रह पूर्ण बलवान होने पर 0 पाप करते हैं,
यदि कि वो पाप नहीं करते तो वो शुभत्व उत्पन्न होता है। और शुभ ग्रह बलहीन होने पर शुभ नहीं करते हैं तो पाप ग्रह अपना बलवान अपना पक्ष दिखाते हैं। ये मैंने आपको बताया। तो जितनी भी अव चीजें हैं वो पाप ग्रहों के तहत है, और जितनी भी अच्छी चीजें हैं उनका अधिकार शुभ ग्रहों को प्राप्त हुआ है। ये मैंने आपको स्पष्ट किया। अब ये पापत्व और जो शुभत्व है ये दो प्रकार का है। जो पापत्व और शुभत्व है ये दो प्रकार का है। पहला है नैसर्गिक। इसको आज आप ना बहुत ध्यान से सुनना, इसमें कोई गलती मत करना, कोई कमी मत छोड़ना। पहला पापत्व है नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब जो नैसर्गिक रूप से ग्रह पापत्व और शुभत्व प्राप्त किए हुए हैं। तो नैसर्गिक रूप से पापी कौन कौन? मंगल, शनि, राहु, केतु। सूर्य क्रूर ग्रह हैं और चंद्रमा क्षीण हो तो पापी है, और बुध पापी के साथ पापी हो जाता है, तो वो नैसर्गिक पापी। नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? वो है चंद्र, पूर्ण चंद्र, बृहस्पति, शुक्र और बुध। पाप रहित बुध, पाप रहित बुध। तो ये शुभ ग्रह है नैसर्गिक। ये पाप ग्रह हैं जो मैंने बताया आपको, शनि, मंगल, राहु, केतु, क्षीण चंद्रमा और पाप युक्त बुध। ये पापी ग्रह है नैसर्गिक और ये शुभ ग्रह है नैसर्गिक। इसको आप दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना, बिल्कुल स्थापित कर लेना, है ना। इसको कभी नहीं भूलना अपन को। ये पूरी तरह हमारे मन मस्तिष्क में स्थापित होना चाहिए। जैसे ही हम गुरु की बात करें ये शुभ ग्रह है, शुक्र की बात करें ये शुभ ग्रह है, पूर्ण चंद्र की बात करें ये शुभ ग्रह है, पाप रहित बुध की बात करें ये शुभ है। तो शुभ ग्रह शुभत्व उत्पन्न करते हैं, शुभ ग्रह शुभत्व उत्पन्न करते हैं, और पाप ग्रह पापत्व उत्पन्न करते हैं। तो पाप कौन है? नैसर्गिक। लेकिन ज्योतिष न्याय ही नहीं रुकता है। ज्योतिष में शुभत्व और पापत्व जो इससे भी ज्यादा जो बलवान है वो उनके भावेश के अनुसार जो उनको शुभत्व और पापत्व प्राप्त होता है वो ज्यादा प्रभावी है। उसको प्राथमिक उसका विवेचन पहले करना चाहिए, बाद में इनका विवेचन करना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को आप? अब मैं आपको बताता हूं आगे। इसको बताने से पहले मैं एक बात रह गई थी, ग्रहों की दृष्टियां। ग्रहों की दृष्टियां जो मैंने शायद बीच में बताया भी था कि जो भी ग्रह आउटर हैं, यानी जो भी ग्रह पृथ्वी के बाहर हैं, यानी मंगल, बृहस्पति और शनि, इनको 3 दृष्टियां प्राप्त है। और जो इनर प्लेनेट है शुक्र और बुध, इनको एक एक दृष्टि प्राप्त है, इंक्लूडिंग सूर्य। इनको एक एक दृष्टि प्राप्त है, इनको 3-3 दृष्टियां प्राप्त है। तो जो मंगल को दृष्टियां प्राप्त है वो एक, जो शनि को दृष्टियां प्राप्त है वो एक पाद कहलाती है। वो मैं आपको दृष्टियों पे बहुत आगे बताऊंगा। एक पाद दृष्टि कहलाती है, वो कहलाती है तीसरी, 7वीं और 10वीं। 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों को प्राप्त है, ये बिल्कुल फिक्स है। उसके अतिरिक्त जो मंगल है उनको 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि प्राप्त है, और जो बृहस्पति हैं उनको 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त है। ये हमारे मन मस्तिष्क में आप बिठा लेना। राहु केतु के बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से आगे बताऊंगा, लेकिन इनकी मैं भी 5, 7 और 9 दृष्टि मानता हूं, ठीक है ना। 5, 7, 9 दृष्टि मानता हूं। तो यही दृष्टियां जो बृहस्पति को प्राप्त है वह दृष्टियां इनको भी प्राप्त है। आप इतना सा ही सीखो। अभी शनि की दृष्टि को एक पाद कहते हैं, मंगल की दृष्टि को द्विपाद कहते हैं, और बृहस्पति की दृष्टि को त्रिपाद दृष्टि कहते हैं। तो ये थोड़ा आगे हम विवेचन करेंगे। अभी आप इतना ही सीखो कि ग्रहों की जो दृष्टियां हैं, आउटर की 3 दृष्टियां प्राप्त है। शनि को तीसरे घर को देखते हैं, 7वें को देखते हैं, 10वें को देखते हैं। जैसे शनि लगन में बैठे हैं तो यहाँ से तीसरी दृष्टि 1, 2, 3, तो यहाँ पे दृष्टि आएगी एक तो इनकी।
7वीं दृष्टि यहाँ आएगी और 10वीं दृष्टि यहाँ आएगी। अंडरस्टैंड। अब मैं ले लेता हूं मंगल। मंगल की चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। मंगल की चौथी दृष्टि, मंगल की 7वीं दृष्टि और मंगल की 8वीं दृष्टि। अब मैं बृहस्पति ले लेता हूं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। समझ गया। और बाकी सभी ग्रह अपने सामने वाले घर को देखते हैं, अपने सामने वाले घर को देखते हैं, यानी अपने से सप्तम घर को देखते हैं। राइट। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बहुत इसको बार बार मनन करेंगे और ज्यादा आसान हो जाएगा। सर ये राहु और केतु की कौन सी बताई? राहु और केतु की 5, 7 और 9। जो बृहस्पति की दृष्टियां हैं वही राहु केतु की दृष्टियां हैं। जो बृहस्पति देव को प्राप्त है दृष्टियां, वही दृष्टियां राहु और केतु देव को प्राप्त है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि भाव स्थिर हैं और लगन का स्थापन जो होता है वो पृथ्वी की वार्षिक गति और दैनिक गति के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के मिलन से उत्पन्न होता है, और दैनिक गति से सूर्य राशि को पकड़ के आगे बढ़ता है। ये मैंने आपको समझाया था। तो जो राशियां जहां जहां आ जाती है, तो मैं कालपुरुष की कुंडली दे रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये कालपुरुष की कुंडली है। तो ये लगन बदलता रहेगा। मान लीजिए सूर्य मेष में उदय हो रहा है सुबह, तो 2 घंटे बाद वो तो राशियां बदलती जाएगी। तो जो राशि जिस भाव में बैठी है उस राशि को उस भाव का स्वामित्व प्राप्त हो गया। जो राशि जिस भाव में आकर बैठ गई उसको उसका स्वामित्व प्राप्त हो गया। जैसे लगन में मेष बैठ गई तो मेष इसकी स्वामी हो गई, और मेष का जो स्वामी है, मेष का जो स्वामी है मंगल, वो स्वामी ग्रह हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि लगन में मेष राशि है और लग्नेश जो है ना वो मंगल है। लगन में मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल लग्नेश है। ये पूर्ण बात हुई। ठीक है। द्वितीय भाव में यहाँ राशि आ गई वृषभ, और वृषभ का स्वामी शुक्र, वृषभ का। तो हम क्या कहेंगे, द्वितीय भाव में वृषभ राशि है और उसका स्वामी कौन है, शुक्र, जो मैं आपको बता चुका हूं। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में यहाँ तीसरी राशि है, यहाँ चौथी राशि है, तो आप द्वितीय भाव में क्या कहेंगे कि द्वितीय भाव यानी धन भाव में कर्क राशि है, और इस कर्क राशि के स्वामी कौन है, चंद्र। तो धनेश कौन हुए, चंद्र, यानी द्वितीय कौन हुए, चंद्र। धनेश बोलो, द्वितीय बोलो, द्वितीय भाव के स्वामी बोलो, वो कौन हुए, चंद्रमा। ये आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया। ठीक है। इसको बिल्कुल मन मस्तिष्क में बैठा के रखें। जैसे पांचवा भाव में सिंह राशि है। अब सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, तो क्या बोलूंगा मैं कि पंचम भाव में सिंह राशि है और उसका स्वामी सूर्य है, या मैं बोल सकता हूं सूर्य पंचमेश है, पंचम भाव का स्वामी है ना। तो ये इस तरह से। अब मान लीजिए पंचम भाव में 10वीं राशि आ गई, तो मैं क्या बोलूंगा, पंचम भाव में मकर राशि है और उस मकर राशि का स्वामी शनि है, यानी कि पंचमेश कौन है, शनि देव। ये ज्योतिषीय भाषा हुई, ज्योतिषीय भाषा हुई। कोई जरूरी नहीं अब ये कहाँ बैठे हैं, ये आगे की बात। अब मैं इसको थोड़ा और विस्तृत करता हूँ कि मान लीजिए ये पहले भाव के स्वामी जो है ये मंगल है, और ये यहाँ पे दशम में आके बैठ गए, 10वां भाव होगा नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा कि लगन के स्वामी यानी लगन के स्वामी यानी लग्नेश मकर राशि में, क्योंकि यहाँ मकर राशि है, मकर राशि में 10म भाव में विराजमान है। क्या बोलूंगा कि लग्नेश का मतलब प्रथम भाव का स्वामी 10म भाव में मकर राशि में स्थित है। ये मेरी ज्योतिषीय भाषा हुई। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। मैं आगे प्रोसीड करता हूं।
अब यहाँ पे जैसे सप्तम राशि है, अब इस सप्तम का स्वामी शुक्र वो कहाँ चला गया, मान लीजिए यहाँ पे गया, तो मैं क्या बोलूंगा, इस सप्तम राशि, सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र, या मैं और एलोबरेटली बोलता हूँ, तो सप्तम भाव में तुला राशि है और उसका स्वामी शुक्र द्वितीय भाव में गया। अब यहाँ और थोड़ा बड़ा कि द्वितीय भाव में वृषभ राशि में गया, ये पूर्ण बात है। द्वितीय भाव में वृषभ राशि में गया, ये पूर्ण कथन है ना। इसकी आप प्रैक्टिस डालना और ऐसे ही बोलना, बोलने की शुरू से ही आप ग्रहों से, भावों से, राशियों से आप बात करना शुरू करना और ऐसे ही करना। कैसे, हाँ भाई सप्तमी कौन हो, मैं तुला राशि हूँ, आपका स्वामी कौन है, शुक्र है, आप कहाँ गए हो, कहाँ बैठे हो, भाई मैं द्वितीय भाव में वृषभ राशि में बैठा हूँ। तो ऐसे मतलब आप उसको बोलो, उससे बात करो, उस ग्रह से बात करो, उस भाव से बात करो, उस राशि से बात करो, है ना। ये आदत डालनी पड़ेगी आपको बात करने की, और जिस दिन ये बात करने लग जाओगे तो ये ग्रह आपसे बात करेंगे, ये राशि आपसे बात करेगी। हाँ सर, सर एक चीज तो सर यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, शुक्र द्वितीयेश है? नहीं, वो तो द्वितीय तो है, वो बिल्कुल सही है, मैंने अभी इतना ही बताया आपको। लेकिन शुक्र द्वितीय का भी स्वामी है, तो मैं जब द्वितीय भाव की बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र स्वग्रही होकर द्वितीय भाव में ही बैठा है। ठीक है, द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र स्वग्रही होकर, क्योंकि खुद के घर में बैठा, द्वितीय भाव में ही बैठा हुआ है, समझ रहे हो आप। और जब सेवंथ की बात करेंगे तो बोलेंगे सेवंथ हाउस का लॉर्ड सप्तम द्वितीय में बैठा है जी। हाँ बिल्कुल, बात करेंगे तो सेवंथ हाउस में पूरी बात करनी है अपन को। सेवंथ हाउस में तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्र स्वराशि होकर द्वितीय भाव में विराजमान है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, मतलब पूरा बात बोलनी है, यानी आपको किसी को बोलना नहीं है। आप ज्योतिष करोगे किसको बोल के सुनाना, पर आपको अपने मन को कहना पड़ेगा, आपको अपने आप को कहना पड़ेगा। और जब आप अपने आप को कहोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप पता चलेगी, बहुत सारी चीजें आपको खर्च से ध्यान आ गया। सप्तम का स्वामी है, सप्तम में तुला राशि है, तुला राशि के कारकत्व खर्च के ध्यान आ जाएंगे, सप्तम भाव के कारकत्व ध्यान आ जाएंगे, इसका ग्रह कौन है शुक्र, खर्च के ध्यान आ जाएंगे। फिर मैं आपको जब चलित में बताऊंगा कि सप्तम द्वितीय में जाता है तो क्या क्या करता है ना, वो आपको खर्च के ध्यान आ जाएगा। अब क्योंकि स्वराशि का हुआ है तो बलवान हो गया, तो मतलब सप्तम भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में बैठ गया, यानी पत्नी जो है ना उसके आने के बाद धन की प्राप्ति होगी, धन वृद्धि का योग है। लेकिन चूंकि अपने स्थान से अष्टम गया है तो वो विवाह जरूर कराएगा, पत्नी विवाह जरूर कराएगा, लेकिन धन खूब आएगा, ज्ञान बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, कुटुंब बढ़ेगा, यानी संतान भी होगी। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि सौराशिष्ट हो गया है सप्तमेश होकर। तो ये मतलब एक लाइन बताइए, प्रेडिक्शन में बहुत सारी चीजें देखी जाती है, पापा सुबह तो आगे की बात है, पर मैं एक लाइन में आपको ये चीज बता रहा हूँ। तो बात पूरी करनी है, बात अधूरी नहीं करनी। परिचय ग्रह का पूरा देना है, राशि का पूरा देना है ना। कभी भी चाहे आप बोलचाल में बोलो, चाहे आप कुंडली देख रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, आप पूरी बात बोलो। अभी तो मैंने इसमें और ऐड करूंगा, मैं इसमें और ऐड करूंगा कि और कैसे, जैसे मैं मिटाना पड़ेगा, चलो बट तो देखिए, आप लोगों को सिद्धस्थ ज्योतिष बनना है, सिद्धस्थ ज्योतिष बनना है। और सिद्धस्थ ज्योतिष वो होता है जो ग्रह से बात करे, जो राशि से बात करे, जो भाव से बात करे, दिल खोल के बात करे। तो ग्रह आपको बोलेंगे, बताएंगे, राशि आपको बताएगी कि मैं क्या हूं, क्या करने आया हूं, मैं यहाँ मैं क्या करूंगा, मैं किसको पाऊंगा, किसको हानि करूंगा, किसको मैं वृद्धि करूंगा, किसको अब मैं हानि करूंगा, ये सब चीज ग्रह बताएंगे। भाव बताएगा, राशि बताएगी, अब तुरंत पकड़ने लग जाओगे चीजों को। मैं ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, अधूरी बात मत करना। अधूरी बात करना अगर आज से आपने शुरू कर दिया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, और हमको पीछे नहीं रहना, हमको पीछे नहीं रहना। देखिए, वैसे तो ये प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ मैं ये बात करूं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ
मैं जितने दिन इस दुनिया में हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, मैं मेरा सब कुछ त्याग चुका हूं। आप इस ज्ञान को गहराई के साथ ग्रहण, तनाव आज जिंदगी में बहुत तनाव है, चलते रहते हैं, और आप लोग, मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को ये ज्ञान की गहराई समझा दूं। मैं ऐसे ऐसे विलक्षण सूत्र आपको बताना चाहता हूं, है ना। आज मैंने मेरा वीडियो सुना, खुद नहीं, तो मैं खुद ताज्जुब कर रहा था कि क्या ये मैं बोलता हूँ, तो ये उमेश सेठी नहीं बोलता है। मैं एक हार्ड मास का एक व्यक्ति हूँ, मैं हाई डायबिटिक, 24 घंटे तनाव में रहता हूँ, सरकार में नौकरी भी करता हूँ, तो मेरा सरकारी जितने भी साथी हैं उनका मेरे पर असीम कृपा है, चाहे मेरे अधिकारी हो, मेरे साथ काम करने वाले, उनकी असीम कृपा है मेरे ऊपर, असीम। दैट इज माई डेस्टिनी। घर में मेरा भरा पूरा परिवार है, सब कुछ है। क्या एक व्यक्ति इतनी चीजें याद रख सकता है? क्या इतना ढंग से एक्सप्लेन कर सकता है क्या? तो ये कोई, मैंने खुद ने वो वीडियो देखा तो मेरे को खुद को ताज्जुब था कि क्या मैं ये चीजें मैंने बोली है। तो मैं जब ये वीडियो देखता हूँ खुद ही, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं इतना ज्ञान नहीं है मेरे अंदर, मैं इतना, तो कोई कोई ताकत है जो चला रही है, कोई ताकत है जो चला रही है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप लाभ लो, बढ़ो, इस ज्ञान को लो, इस ज्ञान को धरा पे फैलाओ। आप कभी मेरा नाम भी नहीं ले, कभी मेरा प्रमोशन भी नहीं करे, वो इट डजंट मैटर। आप लेकिन ज्योतिष की साधना करें, ज्योतिष को फैलाएं। ज्योतिष इतना फैलना चाहिए, हमको अनंत के रास्ते खोलने हैं, और हमारे अकेले के लिए नहीं खोलने। हर व्यक्ति को ज्योतिष की जरूरत है, हर व्यक्ति को वैसा जीवन जीने की जरूरत है जो ज्योतिष कहते हैं। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, पूरी मेहनत करो। वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ ने एक बार ऋषियों की परिषद बुलाई, सभा बुलाई, सभी ऋषिगण, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े ऋषिगण आए। वो पूरा वृत्तांत मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको मूल बात बताता हूँ। अंत में ऋषि वशिष्ठ ने अंतिम क्या कहा, वो बोले कि हे ऋषियों, ये सर्वज्ञ है, सर्वविद है, सार्वभौम है, कि जीतता वही व्यक्ति है, वही व्यक्ति विजयी होता है जो शक्तिशाली होता है। तो शक्तिशाली बनने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि शक्तिवान व्यक्ति कुमार्ग को अपनाकर शक्ति की हानि करता है, उसमें क्षीणता लाता है और वो हार को प्राप्त होता है। और जो शक्तिहीन व्यक्ति है वो शक्ति की साधना करके विजयी होता है। तो मैं भी आपको ये कहना चाहता हूँ साथियों, शक्ति की साधना करनी है, ज्योतिष की साधना करनी है, सारे रास्ते खुल जाएंगे, ब्रह्मांड का पूरा परिदर्श खुल जाएगा। और ये शक्ति को रोज हमको अपने अंदर डालना है, रोज बढ़ाना है, रोज कुछ सीखना है, रोज आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको इसी क्रम में आगे बता रहा था, थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, फिर मैं आपको एक विलक्षण चीजें बताना चाह रहा हूँ। आज आनंद आएगा आपको। और वैसे भी ज्योतिष तो बहुत आनंददायक है, बहुत ही आनंददायक है। मैं अभी कालपुरुष की कुंडली पे चलूंगा सर, है ना। तो मैं वापस बना रहा हूँ, थोड़ा सा समय व्यस्त होता है। अब मैंने आपको बताया कि लग्नेश हुआ मंगल, मान लीजिए यहाँ पे रहते, और पंचमेश हुए सूर्य, पंचम भाव के स्वामी। तो लगन भाव के स्वामी यानी मेष के स्वामी, मेरा पूरा वाक्य क्या होगा, लगन के स्वामी मंगल अपनी उच्च राशि में दशम भाव में स्थित है। ये अब इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, दशम भाव में पंचम भाव के स्वामी सूर्य के साथ स्थित है। जैसे जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो बेसिक सेंटेंस होता है राम गोज, उसमें बढ़ा दिया राम गोज टू स्कूल, या इसको और दूसरे से राम ईट्स, और बढ़ा दिया राम ईट्स मैंगो, रामपुर राम ईट्स मैंगो, रामपुर राम ईट्स मैंगो क्विकली, रामपुर राम ईट राइट मैंगो क्विकली।
रामपुर राम ईट राइट मैंगो सर्व्ड विद आइस क्विकली। आप समझ रहे हो ना? तो ये एक्सटेंशन है, दिस इज एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन क्या है कि लग्नेश मंगल, लगन के स्वामी मंगल, तो ये, लेकिन अब लगन मंगल की दो राशियां हैं, आपने लग्नेश मंगल बोला तो तुरंत आदमी ये समझ भी सकता है कि ये वृश्चिक भी हो सकती है, ये मेष भी हो सकती है। तो और अपन को सिंप्लीफाइड करना है और उसको क्लियर करना है। क्लियर कैसे? लगन में स्थित मेष राशि के स्वामी मंगल पंचम भाव के स्वामी, अब यहाँ मेष बोल दिया तो पंचम का स्वामी सूर्य हो गया, क्लियर है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य के साथ दसम भाव में स्थित है और मेष राशि के स्वामी, लगन में स्थित मेष राशि के स्वामी मंगल पंचम राशि के स्वामी सूर्य के साथ दसम भाव में उच्च राशि में स्थित है। ये मेरा पूर्व वाक्य हुआ, ये मेरा पूर्व वाक्य। अब यहाँ जितने जितने ग्रह इनसे संबंध करेंगे वो सब आपको बोलने पड़ेगा। अब मान लीजिए गुरुदेव भी यहाँ बैठे हैं तो आपका और एक्सटेंशन बढ़ गया, तो आप क्या करेंगे, लग्नेश पंचमेश और नवमेश संयुक्त होकर यहाँ बैठे हुए हैं। फर्दर विवेचन क्या हो गया, ये उच्च है ये नीचे है, ये भी आप बोल सकते हो। तो ये अपने आप को बोलना है, किसी को बोल के सुनाना थोड़ी ना है, पर आपको अपने आप में बोलना। तो आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा सर मंगल तो उच्च है, गुरु नीचे है, क्या नीच भंग हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये सब खट 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 घूमेगी। तो जितना एलोपरेटली आप ग्रहों को बोलने में अपना मस्तिष्क प्रयोग करेंगे, अपना चित्त को प्रयोग करेंगे, अपने ब्रेन को प्रयोग करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली रिवील्ड हो जाएंगी। देखिए शास्त्र कितने जोरदार है। वाणी का कारक बुद्धि, ब्रेन का कारक बुद्धि है ना, बुद्धि का कारक बुद्धि, विजडम का कारक बुद्धि। तो वाणी जब हम बोलते हैं तो ब्रेन एक्टिव होता है। वाणी जब हम बोलते हैं यानी द्वितीय भाव मैंने एक्टिव किया तो मेरा ब्रेन एक्टिव हो गया, थर्ड हाउस इज माय ब्रेन। तो मैंने वाणी बोली, मेरा ब्रेन में कौन सी राशि है, बुद्धि, जमिनाई, मिथुन राशि। वाणी मैंने बोली, मेरा ब्रेन एक्टिव हो गया, दोनों जगह बुद्ध है, यहाँ के कारक बुद्ध है, वाणी के कारक बुद्ध है और यहाँ के वो है। तो मैंने वाणी बोली, मेरा ब्रेन एक्टिव हुआ और मेरी बुद्धिमता ने जन्म लिया। थर्ड हाउस का थर्ड हाउस पराक्रम, थर्ड हाउस का थर्ड हाउस एक्टिव हो गया। कितना विलक्षण ज्ञान है, हमारी कल्पनाओं के भी परे है कि मैंने कुछ बोला तो श्रुति और स्मृति कहां दी, कहां दी, पंचम भाव में। श्रुति और स्मृति कहां दी, पंचम भाव में। बुद्धिमत्ता कहां दी, पंचम भाव। इनिशिएशन ऑफ बुद्धि कहां से होता है, यहां से। तो हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया कि कोई भी मंत्र है ना रिसाइट करना, बोलना चाहिए, कोई भी ज्ञान है ना बोलना चाहिए। जितना आप बोलोगे उतना स्थिर होगा। जैसे ही आप बोलोगे आपका थर्ड हाउस एक्टिव होगा, आपका ब्रेन एक्टिव होगा। ब्रेन एक्टिव होते ही वो पराक्रम करना शुरू होगा और आपका पंचम भाव एक्टिव हो जाएगा। और पंचम भाव का कंप्लीशन 9th हाउस, जिसको मैंने आपको बताया था महावृद्धि। तो इसको मल्टीपल करके आपके दिमाग में सेट करो, मल्टीपल करके आपको दिमाग में। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क का स्वामी कौन है, मस्तिष्क का स्वामी कौन है, बृहस्पति। मस्तिष्क का, और ये अग्नि तत्व राशि है और धर्म की राशि है। तो धर्म का आधार लेकर अग्नि की तरह आपके शरीर में रमा देगा। यानी आप तक जब तक जिंदे हो, जब तक आपके शरीर में अग्नि है वो फिट हो जाएगी, आपको बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। व्हाट ए ज्योतिष जो बनाया है वो विद्या इतनी बड़ी है, इतनी बलवान है, सोच के परे, सोच के परे। एक एक चीज ऐसे 100% प्योर है, ताजुब करोगे। ठीक है ना? तो ज्योतिष, मैं चूंकि आपको ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, ज्योतिष का ज्ञान मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ जो ऋषि मुनियों ने कहा है उसको आप तक, जो मेरे को तुच्छ सा प्राप्त हुआ है, मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ।
और भगवान से कामना करता हूं मैं इसमें सफल हूं। ठीक है ना। तो यहां मैंने रिसाइट किया, मेरा ब्रेन एक्टिव हुआ और ब्रेन का पराक्रम पंचम भाव श्रुति और स्मृति। तो हमको हर ज्ञान बोलकर धारित करना चाहिए, वो हमारे नवम मस्तिष्क में जाके स्थापित हो जाएगा। और यही जो राशि है ना 12वीं, ये बृहस्पति, वो 12वीं के हैं, उसी से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए मंत्रों का रिसाइटेशन कराया जाता है, मंत्रों का रिसाइटेशन किया जाता है। तो मंत्र कहाँ है? पंचम भाव में। मंत्र कहाँ है? पंचम भाव में। साधना, तंत्र मंत्र पंचम भाव। इष्ट की सिद्धि कब होगी? जब उसका मंत्र आप बोलोगे, पंचम भाव। कितना, और उससे स्थापित होने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा? मोक्ष। अब मोक्ष क्या है? हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, ये उसके बाद कुछ नहीं है। 12वीं राशि 12वें भाव के बाद कुछ नहीं है, अनंत है, भगवान है। तो यानी आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। दैट इज ए टर्मिनेटिंग पॉइंट, the acme of achievement. The thesis is the acme of the achievement. Whatever you want to achieve, put your all efforts in such a way you may get the highest elevation, the acme of the elevation, the acme of the achievement. Then you will be fulfilled with the pleasure, every pleasure of life. जीवन का आनंद आएगा, हर पल हर क्षण जहां बैठोगे वहां आनंद आनंद। तो ये ठीक है। चलो बात चल गई थी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि इस तरह से अपन को जो है ना बोलेंगे, जब हम बोलेंगे तो ये सब चीजें हमको पता चलेगी। ये सब, अब मान लीजिए द्वितीय भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है तो और बलवान हो गए। तो मैं जब इसको बोलूंगा कि द्वितीय भाव में स्थित वृषभ के स्वामी शुक्र तृतीय भाव में मिथुन राशि में विराजमान, अब इनकी किसके से युति है, उसको और एनालाइज करने के लिए आप दृष्टियों को पकड़ सकते हैं, वो किस किस से दृष्ट है, तो वो भी आपको और बढ़ा देगा। यानी आप जो मैंने अभी आपको बताया कि आप इसको एनलार्ज करके जितना ज्यादा एनलार्ज करोगे उतना आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। राइट राइट। मैं समझता हूं मैं आपको ये बहुत हद तक क्लियर कर पाया। ठीक है। अब मैं आपको एक विलक्षण बात बताना चाहता हूँ जो हमारे प्रेडिक्शन में बहुत ही हमारी हेल्पफुल रहेगी और जो मैंडेटरी है। हालांकि ये लघु पाराशरी का चैप्टर है, जो मैं लघु पाराशरी जब आपको लूंगा तब क्लियर करूंगा, लेकिन आज अगर मैंने आपको ये नहीं बताया तो आप ज्योतिष की गलत गणनाएं करना शुरू कर दोगे। और जब गलत गणनाएं शुरू करोगे तो इट इज सेड इन इंग्लिश, इरेज पेपर इज बेटर देन ए ब्लैंक पेपर इज बेटर देन इरेज वन, है ना। तो आप कोई भी गलत ज्ञान अपने दिमाग पे कभी भी स्थापित नहीं करें, चाहे ना करें, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना। साथियों, मैंने आपको बताया था कि भाव स्थिर है, और मैंने आपको भावों को बताया भी था कि केंद्र जो है वो सतोगुणी है, 2, 5, 9, 11 भाव है वो रजोगुणी है, बाकी तमोगुणी है। धर्म भाव कौन से हैं, अग्नि भाव कौन से हैं, है ना, काम भाव कौन सा है, मैंने सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई। मैं आज आपको एक अल्पनीय बात बता रहा हूँ। मैंने आपको ये भी बताया था कि 1, 5, 9 ये जो भाव है ये त्रिकोण है। ये क्या है? त्रिकोण भाव है। और ये भाव जो है 1, 4, 7 तक ये केंद्र है। मैंने आपको बहुत स्पष्ट किया था। अब जो ये लग्न है ना, ये लग्न ये त्रिकोण में भी आ रही है और केंद्र में भी आ रही है। तो ये सत्वगुणी भी है, रजोगुणी भी है। तो ये सर्वोत्तम स्थान है। क्या है? सर्वोत्तम स्थान है, शुभतम स्थान है। तो जब ये शुभतम स्थान है तो इसका स्वाभी भी शुभतम होगा, इसलिए उसको क्या कहा गया? हर कार्य का बीज वही प्राप्त करता है। ही इज द डोर ऑफ द एक्शन, ही इज द रिसीवर ऑफ एक्शन आल्सो। व्हाटएवर जो भी उत्पन्न होगा उसका भोक्ता भी वही है, उत्पन्न करता भी वही है। वही उत्पन्न करेगा और वही भोग करेगा, यानी परिणाम भी उसी को प्राप्त करना है और परिणाम उत्पन्न भी उसको ही करना है।
ठीक है ना। तो ये शुभतम स्थान है। क्यों? क्योंकि केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। आप इसको अच्छी तरह दिमाग में फिट कर लेना। कोई भी ग्रह लगन पे आने के बाद बलवान हो जाता है, उसको शुभत्व प्राप्त हो जाता है, क्योंकि शुभतम स्थान है। क्या है? अब जब ये स्थान शुभतम है तो लगने से हमेशा क्या होगा? शुभ ग्रह। क्या होगा? अब मैंने आपको शुभ ग्रह वो बताए थे, अब ये शुभ ग्रह, तो प्राइमरी ये है, प्राथमिकता ये है। अब मान लीजिए लगन का स्वामी मंगल है, तो नैसर्गिक तो पापी है, लेकिन क्योंकि वो लग्नेश हो गया तो वो शुभ हो गया। तो लग्नेश है तो पहले वो शुभ है, वो शुभतम है। समझ लो आप मेरी बात को। तो इसको आप ध्यान रखना। उसका पापत्व है, उसके प्रभाव दिखाएगा वो, लेकिन प्राथमिक रूप से जो भी चीजें हैं वो शुभ ही उत्पन्न करेगा। जिस भाव में जाएगा उसका शुभ उत्पन्न करेगा, जिस ग्रह से संबंध करेगा उससे शुभ उत्पन्न करेगा, है ना। जिसको देखेगा उसमें शुभ उत्पन्न करेगा। राइट? इसको बहुत गहराई से समझना। मैं कम से कम 5 से 10 बार इसको रिपीट करूंगा। आपको बहुत गहराई से समझना है, बहुत दिमाग में इसको स्थापित करना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाना चाहिए। आपको रात को 12 बजे भी उठ के पूछा जाए कि लगने से क्या होता है तो आप खड़ाक से बोलो। अब बात आती है दूसरा और 12वां भाव। मैंने आपको बताया था कि दूसरा और 7वां भाव मारक। मैंने आपको बताया था दूसरा और 7वां भाव मारक। द्वितीय भाव है जो मार्कत्व का पीरियड बताता है, व्हाट पीरियड इज रियली जो है वो मेलेफिक, जो है आपको डेट्रीमेंटल है, जो घातक है, जो मार सकता है। तो और सप्तम भाव जो है ना मारक स्थान है ही। और जो अष्टम भाव है ये मोड ऑफ डेथ बताता है कि मृत्यु किस प्रकार होगी, मोड ऑफ डेथ। अष्टम भाव मोड ऑफ डेथ, पीरियड ऑफ डेथ इज सेकंड हाउस एंड डेथ हाउस इज 7th हाउस। समझ रहे हो? हर भाव का 8वां भाव उसकी डेथ है, हर भाव का 8वां भाव उसका डेथ है। मान लीजिए 6ठा भाव है, 6ठे भाव की डेथ मेरे को देखनी है तो वो लगन से देखनी पड़ेगी, यानी मेरे रोग रिपुदन कैसे मरेंगे तो मेरा लगन बताएगा, है ना। मेरे लगन का शुभत्व किसको मारता है? मेरे रोग रिपुदन। तो हर भाव का स्तंभ जो मैं आपको समझाया था, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा और आगे क्लियर करूंगा। तो ये तो द्वितीय और द्वादश भाव ये सब स्थान है, लेकिन द्वितीय भाव और 12वें भाव मारक हैं। मारकत्व कभी नहीं छोड़ते हैं। जब जब ये कारकों के साथ संबंध करेंगे कारक रहेंगे, जैसे ही मारक से संबंध करेंगे ये मारक जाएंगे। मारकत्व इनका इनबिलिटी वो खत्म नहीं होगा, लेकिन ये सम स्थान है। कोई भी ग्रह जब यहाँ आता है तो वो समता को प्राप्त होता है। मारकत्व फिर भी प्राप्त करेगा, ये ध्यान कर लेना। ये विशेष बात बता रहा हूँ। यहाँ बैठा हुआ ग्रह भी मारक होता है, इसका स्वामी तो मारक है। यहाँ आके कोई ग्रह बैठा है उसको भी मारकत्व प्राप्त हो, क्योंकि वो मारक स्थान पे आके बैठ गया, लेकिन वो सम है। ये जल स्थान है, जल, है ना। यहाँ जैसा ग्रह आएगा वो समता को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ के स्वामी भी जो है ना वो जल है, जहां जाएंगे वैसा ही रूप ले लेंगे। जैसे मान लीजिए द्वितीय भाव का स्वामी पंचम में गया, ये शुक्र, तो ये शुभ हो गया, क्योंकि ये शुभ स्थान पे आ गया तो ये शुभ हो गया। 12वें का स्वामी मान लीजिए यहाँ आ गया, गुरु, तो ये शुभ हो गया, क्योंकि यहाँ इसकी सेल्फ आइडेंटिटी, लेकिन मार्कअप तो है इसमें, वो इनबिल्ट है। तो ये अपना शुभ परिणाम देंगे ज्यादा। जब मार्कों के साथ आएंगे तब मार्क को प्राप्त होंगे। ठीक है ना, समझ गए आप। ये जल स्थान है, इनके स्वामी भी जल हैं, जहां जाएंगे वैसा रूप ले लेंगे। तो ये परसाचार्य और स्थानांतरण गुण से फल देते हैं, यानी ट्रांसफर्ड प्लेस वेयर दे हैव बीन ट्रांसफर्ड, उसके गुणों को एक्वायर्ड कर लेते हैं और जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसके गुणों को प्राप्त कर लेते हैं। ये जल स्थान है, वैसे ही बन जाते हैं। ये मैं आपको बहुत बार रिपीट करूंगा, तब ये चीज आपको क्लियर हो पाएगी। तृतीय स्थान का स्वामी 3, 6 और 11 ये पाप स्थान, ये क्रूर स्थान है, ये पाप स्थान है, यह भयंकर पाप है। मैंने आपको बताया था ना त्रिसड़ा है, ये भयंकर पापी है।
यहाँ आने के बाद ग्रह जो है ना अपना शुभत्व खो देता है। यहाँ का स्वामी जहां चला जाएगा ना उसके शुभत्व को खत्म कर देगा, ये अपना प्रभाव स्थापित कर देते हैं। लेकिन हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं, यहाँ आध्यात्मिकता को प्राथमिकता दी गई है, यानी आध्यात्मिकता खत्म कर देते हैं, भौतिक सुख नहीं, यानी व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं रह पाता। पर भौतिक सुख पे किस प्रकार प्रभाव होगा मैं आगे। तो ये पापी स्थान है और आध्यात्म को यानी कि और जीव को जो रिश्ते हैं उनकी हानि करते हैं, ठीक है ना। ये पाप स्थान है, इनके स्वामी जब ये पाप स्थान है तो इनके स्वामी पापी हैं, जहां बैठेंगे वहां पापत्व उत्पन्न करेंगे। कोई ग्रह अगर यहाँ आके बैठ गया तो वो पापत्व को प्राप्त होगा, वो अपनी शक्ति को खोएगा, राइट। तो ये पाप स्थान 3, 6, 11। अब ये पापी स्थान का स्वामी अगर लगन से संबंध करेगा तो इसकी शक्ति को कम करेगा, इसके साथ करेगा तो उसको भी कम करेगा। अब कितना करेगा, किस प्रोपोर्शन में करेगा, ये मैं आपको फलाध्याय जब पढ़ाऊंगा तब क्लियर करूंगा। उसमें मेरे को कम से कम 8 से 10 क्लास लगेगी इस चैप्टर पे, पर मैं आज बताना आपको उचित समझता हूँ कि बेसिक नॉलेज आपको होनी आज चाहिए, राइट। अब ये केंद्र स्थान मैंने आपको बताया कि केंद्र स्थान जो है वो शुभतम है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा कोशिका का जीव है, सबसे शुभतम है, सबसे शुभतम है। तो यहाँ के स्वामी शुभ होते हैं और कोई भी ग्रह केंद्र में आके बैठता है तो वो शुभत्व को प्राप्त होता है। तो यहाँ के स्वामी शुभ होते हैं और यहाँ बैठने पर ग्रह शुभत्व को प्राप्त होता है, ये आप मान लो। इसमें केंद्राधिपति दोष की एक वर्णन है जो मैं आपको अलग से समझाऊंगा, अभी वो इरेलेवेंट हो जाएगा और क्लिष्ट हो जाएगा पूरा वातावरण। तो ये केंद्र, त्रिकोण के स्वामी भी शुभतम होते हैं। इन स्थानों पर कोई ग्रह आके बैठ गया तो शुभ हो जाएगा। इन स्थानों के स्वामी शुभ ही होते हैं, इन स्थानों के स्वामी शुभ ही होते हैं। वो जहां बैठेंगे वहां शुभ ही उत्पन्न करेंगे, अपनी शक्ति अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार, अपने बल के अनुसार, राइट। जैसे पंचमेश अगर अष्टम भाव में भी चला गया यहाँ पे है ना सूर्य, तो भी वह अपनी शक्ति अनुसार इसके पापत्व को कम करेगा। हालांकि वो यहाँ आ गया तो अपने शुभ को तो खो दिया उसने, लेकिन इस अपने शुभ से इसके पापत्व को कम करेगा, क्योंकि वो उसको शुभ ही करना है। ऐसे ही नवमेश, ऐसे ही लगने, राइट। अब 3, 6 हो गए। अब बात बचती है अष्टम भाव, मैंने सारे बता दिया आपको। अब ये बच गया अष्टम भाव, ये जन्म पत्री का सबसे पाप स्थान है। ये जन्म पत्री का एक ऐसा स्थान है जहां पापत्व हमेशा नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि इस लगन को मारता है, मेरे को मारता है, मेरी मृत्यु का कारण बनता है। तो जब मैं ही नहीं रहूंगा तो ये सब बेकार। तो जो कोई मेरे को मार रहा है तो वो मेरा परम शत्रु है। जो लगन कोई मार रहा है वो परम शत्रु है। तो सबसे पाप स्थान अष्टम भाव। तो जो भी ग्रह अष्टम भाव में जाते हैं वो अपने बल को खो देते हैं। अब वो अगर शुभ होकर जा रहे हैं, बलवान होकर जाते हैं, है ना, शुभ होकर जाते हैं, बलवान होकर जाते हैं, मान लीजिए 9 में बलवान होकर अष्टम में गया तो इसके पापत्व को खत्म कर देगा। तो व्यक्ति की आयु बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि उसने मृत्यु को मार दिया। लेकिन मान लीजिए अष्टम भाव में इस पाप स्थान का स्वामी अष्टम भाव में चला गया, किसी पापी ग्रह के साथ और हो गया, तो ये वो मृत्यु को उत्पन्न कर देगा। वो क्या करेगा? मृत्यु को उत्पन्न कर देगा। तो मेरे लिए घातक हो जाएगा, यानी मेरे को मारने के लिए तैयार है, राइट। मान लीजिए लग्नेश कमजोर होकर यहाँ आ जाए और फिर किसी सस्तेश या द्वादश सस्तेश से वो अगर संबंध कर ले तो वो व्यक्ति जिंदगी भर रोगी रहेगा, ऋण में डूबा रहेगा, रोगी रहेगा, भय अपमान क्लेश को प्राप्त होगा। ठीक है। तो मैंने आपको ये सारे भाव, इनका विशेष विवरण मेरे को कम से कम 5 से 6 क्लास चाहिएगी। ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि
एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं एस.जी. खोत, मेजर एस.जी. खोत, उन्होंने इस पे एक 800 पेज की किताब लिखी है। इसी बात पर 800 पेज की किताब है। अब मैं वो 800 पेज की किताब आपको 5 दिन में बाई हार्ट करा दूंगा। इट इज माई कमिटमेंट। आज से 1.5-2 साल पहले डॉक्टर साहब है, डॉक्टर नवनीत सक्सेना जी, मैं उन किडनी केयर हॉस्पिटल चलाते हैं, तो मैं उनके घर गया। वो बोले यार सेठी साहब, मेरे पिताजी भी है ना जो ज्योतिषी थे, उनकी कुछ किताबें रखी हुई है। तो वो उन किताबों को जब देखा तो मेरे को ये किताब अट्रैक्ट की, तो मैं 3-4 किताबें उनके वहां से ले आया। आई स्टार्ट स्टडिंग सीजी घोष साहब दिस बुक, लघु पारस। वो 2 साल 2.5 साल हो गए उस बात, 2017 क्या है, 2.5-3 साल हो गए। आप वंडर करेंगे, मैंने उस किताब का कोई 100 से ऊपर का पेज खोला और मैंने उसकी सिर्फ एक लाइन पढ़ी ऊपर, सिर्फ एक लाइन। कोई दिव्य शक्ति थी, क्या था, मैं आज तक मेरे को वो पूरा पेज ऑटोमेटिक मेरे सिर पे छप गया। आप देखिए, इन 12 डेज आई कंप्लीटेड दैट बुक, और आज भी वो मेरे मन मस्तिष्क में फिट है। आप कोई पेज खोलोगे, 2 लाइन बोलोगे, मैं आपको बता दूं, क्या एक मानव के लिए संभव है? जिसको ये याद नहीं रहता है तो सुबह की सब्जी क्या खाई थी, वो कोई चमत्कार, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो किताब आप खुद गदगद हो जाएंगे। तो उसका एक मैंने छोटा सा रूप इसलिए कि मैं आगे जब प्रेडिक्शन में आपको इन्वॉल्व करूंगा आज से ही, तो आपको आनंद आएगा। अब मैं 2 मिनट आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं, मैं थोड़ा जलवल ले लूं प्लीज। राजेश जी। यस सर। हाँ, सब लोगों में कोई भी बात करना चाहे प्लीज करें, 2 मिनट अपना अपना बताएं। कोई कुछ पूछना चाहते हैं? मेरे को क्या ऐसे दिखता नहीं है, कोई भी अपना कोई विचार रखें। हेलो हेलो विकास जी। समझ में नहीं आई हाँ कि 8वां जो भाव है, हाँ हाँ जी, हाँ जी। वो कैसे मार रहा है, ये नहीं समझ में आया सर। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं भी क्लियर करता हूँ आपको क्यों मारता है, वो मैं बताता हूँ। बिल्कुल, मैंने शायद पहले क्लियर भी किया था, अभी फिर बताता हूँ, है ना। बिल्कुल, और कोई? हेलो, थोड़ा मेरे को भी जुनून आएगा, जोश आएगा, कुछ बताइए। राजेश जी, शिवाली जी हैं, शिवाली जी। राजेश जी, कौन कौन है? 19 जन है टोटल, आपको इंक्लूड करके। अच्छा, तो चलो मैं सर का उत्तर दे देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये मेरा भाग्य है, और हर भाव का 12वां भाव उसका व्यय है, हर भाव का 12वां भाव व्यय है। और भाग्य जो है ना, 1, 5, 9, तो इससे बलवान ये है, इससे बलवान ये है, यानी इसकी परिपूर्णता इससे है। भाग्य में सब कुछ है, ऐश्वर्य, वैभव, शिक्षा, जीवन, है ना, सब कुछ भाग्य में शामिल होता है। तो उसका 12वां ये अष्टम भाव, यानी कि भाग्य का व्यय करता है, भाग्य का व्यय करता है। इसलिए ये जो है ना अशुभ स्थान है, और इसका व्यय करता है सप्तम भाव, इसलिए ये आयु स्थान है, इसलिए इसका ये मारक, ठीक है ना, समझे आप। इसका व्यय स्थान ये है, इसलिए ये अशुभतम है, और यहाँ आयु है, आयु का व्यय ये करता है, इसलिए मारक। इस स्थान से अष्टम ये गया हुआ है। मैं आपको अब ये तो हुई एक बात, अब मैं आपको ज्योतिषीय बात बताता हूँ कि देखिए, अगर आप एंगुलर उससे देखेंगे रोशनी के बिखराव को, तो ये ऐसे स्थान बनते हैं जहां अंधेरा है। अगर पृथ्वी और सूर्य का जब मिलन होगा तो ये वो स्थान है जहां अंधेरा रहता है,
ये 4 स्थान ऐसे हैं यहाँ तक, 3, 6, 8, 11, 12, यहाँ प्रकाश नहीं पहुंचता, इसलिए ये पापी हैं, इसलिए ये पापी हैं। इसलिए सूर्य इसमें और इसमें भाव में बहुत शुभ परिणाम देते हैं, और अष्टम का भी सूर्य बहुत अच्छा होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपने बहुत गूढ़ रहस्य की बात पूछी और मैंने आपको बहुत गूढ़ रहस्य की बात बताई है कि ये वो स्थान है, अगर मैं पृथ्वी और सूर्य को मिलाऊंगा तो यहाँ से जो प्रकाश है ना, वो एंगुलर डिस्टेंस से यहाँ नहीं पहुंचेगा। ये चूंकि बिल्कुल नजदीक है, ये 12वां है, तो यहाँ तो फिर भी थोड़ा प्रभाव रहेगा, लेकिन इन स्थानों पर बिल्कुल प्रकाश नहीं पहुंचेगा, इसलिए इनको पाप स्थान कहा गया है। इसीलिए सूर्य की यहाँ स्थिति बहुत अच्छी कही जाती है। अष्टम में बैठा हुआ सूर्य भी आयु देता है। राइट सर, मैं क्लियर कर पाया आपको? हेलो? यानी कि तीसरा, छठा, 8वां, 11वां भाव ऐसे, 12वां भाव ऐसे हैं जहां प्रकाश की नहीं होने से अंधकार है, जहां पाप है, अंधकार है, और अंधकार पाप स्थान आ गया है। इसीलिए यहाँ पे अगर सूर्य मंगल हो तो ये उस अंधकार को खत्म करते हैं, और शनि इस अंधकार को मारते हैं, इसलिए ये पाप ग्रह इन स्थानों पर शुभ कहे गए हैं। सूर्य मंगल तो इसलिए कहे गए हैं, और शनि राहु केतु क्योंकि वो पाप को पाप मारता है, इसलिए उत्तम कहे गए हैं। राइट? ठीक है सर? जी सर। हाँ, अब कोई और कुछ पूछना चाहेंगे? अब थोड़ा सा अपन बातचीत करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया। कोई भी? सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे। हाँ बोलिए बोलिए। सर अष्टम भाव में बोलिए। अगर गुरु भी है और मंगल भी है, हाँ हाँ, तो फिर उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि ना फिर भाई उसको शुभ माना जाएंगे फिर? देखो, हाँ देखो, गुरु तो जहाँ जाएंगे वो शुभ ही करेंगे। तो अष्टम में गुरु गया हुआ आयु को बढ़ाता है, ठीक है ना, और गूढ़ ज्ञान अलौकिक ज्ञान देता है। मंगल भी अष्टम में जाकर अगर वो किस भाव के स्वामी हो गए उस पर डिपेंड करेगा। अगर वो षष्ठेश होकर गए तो वो रोक देगा, अगर वो द्वादशेश हो गए तो घर छुड़वा देगा, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन अष्टम में मंगल उत्तम फल नहीं देते। लेकिन कोई व्यक्ति गूढ़ विद्या में, अलौकिक विद्या में, सिद्ध विद्या में, कुंडली जागरण में, तंत्र विद्याओं में जाए तो वो शुभ करते हैं, लेकिन आयु को छीन करते हैं। मंगल अष्टम में आयु को छीन करते हैं, गुरु आयु को बढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो फिर सर दोनों में किसकी बात मानेंगे? अगर जो बलवान गुरु होगा, बढ़ाते, who will rule the whom, who will rule the whom, यही तो बात आ गई है। तो यही नवी तो राशि सीखेंगे जयवर्धन जी, अच्छा। यही आगे सीखेंगे कि इनमें से मंगल गुरु को प्रभावित करेंगे या गुरु मंगल को प्रभावित करेंगे। गुरु मंगल की युति अच्छी कही जाती है, और मंगल के सारे पापत्व को गुरु दूर कर देते हैं, ये शास्त्र में कहा गया है। गुरु मंगल always need the guidance of गुरु। मंगल always need the guidance of गुरु। कैप्रिकॉर्न राशि यानी मकर राशि और मंगल हमेशा गुरु का गाइडेंस चाहते हैं, है ना, वो आत्मोत्थान के लिए। तो मंगल का बल बढ़ जाता है गुरु से, क्योंकि उसको गाइडर मिल गया। तो वो गलत भी करता होगा ना तो उसमें सुबह आ जाए। ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ वेलकम। और अब इस पे बात करो, ये बहुत बड़ा पॉइंट था, इस पे बात करो, पूछो मुझसे। और सर अगर अष्टमेशी अष्टम भाव में आ जाए तो फिर? हाँ, ये देखो शास्त्र में कहा गया है कि यो भावा स्वामी दृष्टो युतो सोमरिव्या, सोम यानी शुभ ग्रह से, सोमरिव्या स्यात् यानी दृष्टि, वह तस्यास्ति वृद्धि। जो घर उसके स्वामी से युत हो, या उसका स्वामी उसको देखता हो, या कोई शुभ ग्रह उसको देखता हो, वो उसकी वृद्धि ही करता है, वो उसमें शुभ ही करता है। अगर अष्टमेश स्वराशि का होकर अष्टम में बैठा हुआ है, देखो अपन ने यहाँ गलती कर दी, अष्टमेश अष्टम में इसको पूरा बोलना है आगे। तो स्वराशि का होकर अष्टम में बैठा हुआ है
तो वह उस भाव की वृद्धि करेगा, लाभ ही करेगा। राइट, ठीक है। यस और सर। कोई ये सर बढ़िया, ऐसे विचार आने चाहिए। हाँ बताइए बताइए सर, बताइए। अष्टम भाव में दैत्य गुरु तो शुक्र और देव गुरु बृहस्पति बैठे हो तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी क्या? नहीं, ऐसा है कि मैंने कैसे अभी होएगा आपको उसका? बताया। हाँ, शुक्र भी शुभ ग्रह है और गुरु भी शुभ ग्रह। तो शुक्र जो है संजीवनी के भी कारक हैं, गुरु जो है औषधियों के क्रम से फिजिशियन है, डॉक्टर है, जी हर सर, चीज को हाँ। हीलिंग करने की पावर। तो गुरु शुक्र अगर वहां बैठे हुए हैं तो आयु तो बहुत अच्छी हो जाएगी। व्यक्ति ज्ञानी होगा, प्रगल्भ वक्ता होगा, विद्वान होगा, गहराई में जाने की उसकी क्षमता होगी, ज्योतिषी होगा, चीजों को खोज के निकालने की ताकत होगी, गहरी मंथन कर करके चीजें निकालेगा, है ना। और शुक्र तो अष्टम में बैठ के बहुत धन देते हैं व्यक्ति को, बहुत, और गुरु के साथ है तो धनेश बना देते हैं, क्योंकि वो दोनों धन भाव को देखेंगे, है ना। तो वो और कहाँ के स्वामी होके गए हैं वो एक और, लेकिन गुरु शुक्र अगर अष्टम में है तो वो अशुभ परिणाम नहीं करेंगे, वो उसके पापत्व को, इस विष को पूरा धो देंगे, अष्टम भाव के विष को बिल्कुल खत्म कर देंगे। राइट, ओके सर, थैंक यू। विष को पूरा खत्म कर देंगे, क्योंकि उनका काम है शुभ फैलाना। राइट, और कोई? पंकज जी। जी सर, जी सर। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपका? हाँ सर, अगर सिंह लगन में हम्म, ये अष्टम में गुरु की राशि आ गई, हाँ अष्टम में गुरु की राशि आ जाएगी, मीन बताओ। और गुरु नवम में चले गए तो? हाँ, तो देखिए अष्टमेश है तो पापी है, जी। लेकिन शुभ ग्रह है तो पापत्व नहीं के बरोबर है, हाँ है ना। जी और सर। फिर वो नवम भाव में चला गया तो वो और शुभ हो गया। तो अष्टम भाव को तो खूब शुभ परिणाम देगा, यानी आयु तो खूब बढ़ा देगा, यानी अष्टम भाव से संबंधित चीजें तो बहुत देगा जो मैंने आपको बताई है। लेकिन क्योंकि वो अष्टमेश का टैग लिए हुए है, उसमें कुछ पापत्व तो है ही, कुछ तो है ही, तो कुछ रूप में हानि करेगा। सर पर यहाँ सिंह पे लग्न में वो सर पर वो है? सिंह लग्न में पंचमेश भी तो हो जाएगा, तो बिल्कुल सही पंचमेश करो का आप। तो नवम में जाना वैसे भी शुभ हो गया। बिल्कुल 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 आपकी बात सही है, मैं बिल्कुल सही करूँ, ये अति शुभ हो गया है। तो यहाँ पे जो विवेचन करेंगे, मैंने आपको बताया ना कि 2 स्थानों का स्वामी हो तो जो मूल त्रिकोण राशि है, ये मैंने नहीं बताया, मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव देता है, ये मैं अगली बार बताऊंगा। इस पे मैं अभी गया नहीं, इस वाली आपने बहुत सही कही। तो ये यहाँ के ग्रह है ना, अपने मूल त्रिकोण राशि का परिणाम प्राथमिकता से देते हैं, तो वो अति शुभ हो गया, वो अति शुभ हो गया। तो ऐसे व्यक्ति की आयु भी अच्छी होगी, ज्ञानवान भी होगा, बाकी सब चीजें उसको प्राप्त होगी। फिर यहाँ बैठकर वो है ना इस भाव को देखेगा भी, तो और शुभ हो गया। यहाँ बैठकर इसको देखेगा भी तो और शुभ हो गया। सर नवम में अच्छे गुरु तो परिणाम वैसे ही देगा। प्रशस्त होता है। हाँ, और नवम का गुरु वैसे ही बहुत बढ़िया होता है। और यहाँ तो अपने घर को भी देख रहा है और केंद्र त्रिकोण संबंध भी बना रहा है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा, अभी मैं उस पर नहीं गया। तो आपने वो विशारद की हुई है तो इसलिए आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ गया। तो मैंने जो पढ़ाया वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरे सर बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है सर। वर्मा साहब विराजमान है। सर आप क्योंकि बिल्कुल इसमें न्यू वेंचर है, तो कैसा लगा आपको? हेलो, शायद है नहीं कोई जो प्रश्न। हाँ सर बोलिए एक बोलिए। प्रश्न था। हाँ मिथुन लग्न के स्वामी चतुर्थ भाव में, पंचम भाव के स्वामी सूर्य और सप्तम भाव के स्वामी शनि के साथ विराजमान है। सर मैंने बोला सही क्या? आप बिल्कुल सही बोला, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने बोला कि यहाँ पे जो है ना लग्ने जो बुध पंचम भाव का स्वामी हो गया आपका 3 शुक्र के साथ और सूर्य के साथ। हेलो, नहीं सर, मेरा प्रश्न ये था मिथुन लग्नेश के स्वामी। हाँ, मिथुन लग्नेश के स्वामी पंचम भाव में, चतुर्थ भाव में, हाँ, पंचम भाव के स्वामी सूर्य और सप्तम भाव के स्वामी शनि के साथ बैठे हुए। बिल्कुल परफेक्ट बोला आपने, बिल्कुल परफेक्ट बोला।
अब प्रिडिक्शन आगे करेंगे, प्रिडिक्शन में मैं आगे आपको समझाऊंगा तो प्रिडिक्शन कैसे होता है। तो आज आपको आनंद आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर। अब आप अपनी कुंडलियों में लगाकर इसको पढ़ने की कोशिश करना। अब जैसे कोई एक कुंडली बोलो, मैं सिर्फ मोटा मोटी बात करूंगा उसमें, है ना। कोई भी एक कुंडली बोलो, कोई भी एक ऐसे बोलना जिसको वो जानते हो, या स्वयं की बोल दो। बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए। सर मेष लग्न की कुंडली है। हाँ ठीक है सर, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, फटाफट सर बोलिए, मेष ग्रह लग्न बोलिए। की कुंडली। हाँ हाँ सर पहले भाव में सूर्य हाँ और बुध। ठीक है, सूर्य बुध, ओके। सर छठे भाव में शनि और मंगल। शनि मंगल, ठीक है। सातवें भाव में बृहस्पति। बृहस्पति। नौवें भाव में चंद्रमा चंद्रमा, ठीक है। और केतु। चंद्रमा केतु, केतु। ठीक है। सर तीसरे में राहु, तीसरे भाव में राहु। 11वें में शुक्र। 11वें में शुक्र, ठीक है। चलो इसमें मैं आपको एक बात और बताऊंगा साथ। अब हम क्या बोलेंगे कि लग्नेश मंगल, लग्नेश मेष राशि के स्वामी लग्नेश मंगल छठे भाव में कन्या राशि में शनि के साथ स्थित है। ये मेरा पूरा वर्ड हुआ। तो मैं जैसे ही मैंने बोला कि लग्नेश मंगल है मेष राशि, और मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, तो ये जहां जाएंगे ना वहां शुभ उत्पन्न करेंगे। तो मंगल कहाँ गए? छठे भाव में। तो चूंकि वो लग्नेश है तो वहां शुभ ही करेंगे। तो यहाँ इनको रोग रिपू ऋण से बचाने का पूरा प्रयास करेंगे, राइट। दूसरी बात कि मैंने आपको बताया था कि पाप स्थानों पर बैठे हुए 3, 6, 8, 11, 12 में सूर्य मंगल शुभ परिणाम देते हैं, बताया था ना। तो छठे में मंगल वैसे भी बलवान हो गया। यहाँ एक तो वो लग्नेश है वैसे शुभ है, और छठे भाव में गया तो वो और शुभ हो गया। अब मैं बात करता हूं जिसके साथ वो बैठे हैं, ये कौन है? ये कौन है? तो ये कौन है? चौथी और 11वीं राशि के स्वामी है। ये चौथी, ओ सॉरी 10वीं और 11वीं राशि के स्वामी है। तो अब ये क्या करेंगे कि यहाँ का भी प्रभाव देंगे यहाँ, और यहाँ का भी प्रभाव देंगे। यानी कर्म क्षेत्र में ये इसको प्रभावित करे बिगर नहीं रहेंगे। यानी ये कर्मेश है, तो ये अपने कर्म को किस तरह से कराएंगे? लग्नेश को, इसको कहेंगे भैया मैं इस भाव का स्वामी हूँ, छठे में बैठा हूँ और मैं आपको भी प्रभावित कर रहा हूँ। तो ये अपने अकॉर्डिंग कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। यानी कि ये आदमी को सर्विस के लिए प्रेरित करेंगे, नौकरी के लिए प्रेरित करेंगे। पहली बात, पहला काम, राइट। दूसरा, ये क्या है? यहाँ के स्वामी लाभ भाव के स्वामी है, तो लाभ किससे उत्पन्न करेंगे? छठे भाव में जो जो कारकत्व हों उनसे लाभ उत्पन्न करेंगे, और मंगल को उन भावों से लाभ उत्पन्न करने के लिए सहायता करेंगे। तो लगने तो लाभ उत्पन्न फायदा लेने आया ही है ना, तो छठे भाव से संबंधित चीजों से लाभ उत्पन्न करने का फायदा करेंगे, राइट। तो इनको नौकरी ही सर्वोत्तम है, नौकरी अवश्य करनी चाहिए, राइट, है ना। पहली चीज हो गई। अब यहाँ से जो जो चीजें बनती है, तो जैसे यहाँ से बैंकिंग का काम हो गया, सेना का काम हो गया, है ना। और जैसे मंगल शनि का योग होता है तो कूलिंग का काम, तो मंगल गर्म करते हैं तो शनि ठंडा करते हैं। तो जो चीज ठंडा और गर्म होती है, बार बार ठंडी और गर्म होती है, या जिसमें ठंडा गर्म दोनों का मिक्सचर होता है, वो उस तरह की नौकरी में जा सकते हैं। सेनापतित्व जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, बीमा बैंकिंग का काम कर सकते हैं, और जो भी यहाँ से काम बनते हैं वो कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में आगे रहता है। अब क्योंकि ये बुध की राशि में है, ये चूंकि बुध की राशि में है, तो इनमें दोनों को बुद्धि की प्रबलता रहेगी। बुध बुद्धि के दाता है, छठे भाव में बुद्धि की प्रबलता रहेगी। फिर भी
चूंकि शनि पापी ग्रह हैं, छठे भाव में बलवान होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, तो ये यहाँ पे इनके रोग रिपुण शत्रुओं को मारेंगे, तो ये शत्रु हंता योग हो गया। तो इनको जितने भी लाभ उत्पन्न होंगे वो कहां से होंगे, तो क्योंकि मंगल भी लाभे से संबंध कर रखा है, तो वो अपने भाव का और लाभ करेगा। कर्म भाव से है तो कर्म भाव ऐसा ही प्रभावित कर दिया, ठीक है ना। मैं भी दृष्टियों को नहीं ले रहा हूं। तो ये लग्नेश की स्थिति हुई। अब ये लग्नेश किस किस से प्रभावित है, तो बृहस्पति का साधारण प्रभाव वो शायद आपको नहीं आएगा, बाकी किसी की दृष्टि इस पे है नहीं। लग्नेश के साथ है तो शनि जो इसको शुभ करना ही करना है, शनि देव कभी अशुभ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लग्नेश जो है क्योंकि बलवान है, वो उसको उनको अशुभ करने देंगे नहीं। शनि कर भी देंगे तो उसकी रिकवरी हो जाएगी, कभी पापत उत्पन्न भी करेंगे तो उसकी रिकवरी हो जाएगी, राइट। बृहस्पति सप्तम में शुभ ग्रह है, कहाँ का स्वामी है, पंचम का, वो नवम का। तो और मैंने आपको बताया था कि 12वें का स्वामी सम होता है तो वो अपनी इतर राशि से परिणाम देता है, जो उसकी दूसरी राशि है वो मैंने क्लियर नहीं किया आपको, तो ये इसके परिणाम देगा, तो वो बृहस्पति भी शुभ। तो पत्नी बहुत ज्ञानी, बहुत सुशील, और वैसे भी किसी व्यक्ति के बृहस्पति सप्तम में हो या स्त्री के बृहस्पति सप्तम में हो तो पत्नी बहुत अच्छी आती है, बहुत ही सौम्य, सुशील, ज्ञानी, सुंदर, है ना, बहुत बढ़िया, फ्लैसी, ये सब रहता है। फिर बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर है, तो शुक्र पत्नी है और पत्नी भाव का स्वामी भी है, कारक भी है और स्वामी भी है, और बृहस्पति से दृष्टि तो और सर्वोत्तम हो गया। यानी कि ये जैसे ही पत्नी आएगी इस व्यक्ति को लाभ होने शुरू हो जाएंगे, यानी धन की प्राप्ति होगी, पत्नी के बाद उत्तरोत्तर धन बढ़ता चला जाएगा। तो ये बहुत उत्तम योग है, बहुत उत्तम योग है, क्योंकि शुक्र धनेश भी है, शुक्र सप्तमेश भी है, और बृहस्पति जो धन के कारक है, साथ ही धन के स्वामी भी है, ये भी भाग्य भी धन कहलाता है, उससे दृष्टि भी है, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी साक्षात लक्ष्मी है। ये बहुत बढ़िया है योग, ऐसा आदमी ब्लेस्ड वन होता है ना, ये बहुत शानदार। अब चंद्रमा है, केंद्र के स्वामी शुभ और त्रिकोण में आ गए तो अति शुभ, तो राजयोग का योग है। तो ये क्या हो गया, परम योग का है, केंद्र त्रिकोण संबंध। ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि केंद्र के स्वामी जब त्रिकोण में आ जाए या त्रिकोण के स्वामी जब केंद्र में आ जाए तो वो लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है, लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है, ठीक है ना। तो ये लक्ष्मी नारायण योग हो गया, बहुत उत्तम है, बहुत ज्यादा शुभदायक है। केतु धनु राशि में जो है वो उच्च के हो जाते हैं, वैसे शुभदायक है। केतु जो आध्यात्मिक के इनिशिएटर हैं, है ना, गुरुत्व पैदा कर देते हैं, ज्ञान के प्रति आदमी को लालायित कर देते हैं। तो केतु और चंद्र केतु का योग ये हो गया कि इनके मन में है ना जो ज्ञान घुस गया, ये पिन की तरह ज्ञान के लिए हमेशा प्रेरित करते रहेंगे, पिन की तरह इस चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा इतना बलवान है तो पिन की तरह मातृत्व संबंध के तुल्य इनको ज्ञान के लिए प्रेरित करते रहेंगे। ये भी बहुत बढ़िया योग है, शानदार। सूर्य उच्चस्थ है, आप देख रहे हो, और पंचमेश होकर उच्चस्थ है, कहने ही क्या, कहने ही क्या। और फिर उसके बाद वो बुध के साथ है, पराक्रमेश बुध, पराक्रम भाव को बढ़ाएंगे। सस्तेज भी है, तो यहाँ एक एक्सचेंज भी है इनका, नहीं एक्सचेंज नहीं है सॉरी, तो ये सस्तेज भी है। फिर भी चूंकि सस्तेज लगन में है और मंगल छठे में है, कभी भी कोई दशा अंतरदशाएं ऐसी आवे जहाँ कोई रोग की संभावना बनती हो, स्पेशली सिर से संबंधित, क्योंकि लगन जो है ना सिर है, जो मैंने बताया था, और सूर्य सिर में बैठे हुए, तो और बुध जो है ना, बुध शनि सिर में रोग दे दिया करते हैं, कोई चोट लग जाए या कोई भी चीज है, तो कभी सिर दर्द वगैरह हो तो थोड़ा सा आदमी को संभालना चाहिए, डरने की कोई बात नहीं, फिर भी वो क्योर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका विश्लेषण करेंगे। हेलो हेलो, हाँ सर, क्लियर। तो ये व्यक्ति को नौकरी करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, बहुत अच्छा धन योग है, बहुत अच्छा धन योग है, उत्तम प्रकार का। इनको है ना जो अध्ययन, अध्यापन, ज्ञान ग्रहण करना, वाणी का कार्य करना, वाणी ज्ञान का विश्लेषण करना, ज्ञान को बढ़ाना, वो कार्य बहुत, क्योंकि वाणी का कारक
विद्या का कारक है ना, और विजडम का कारक बृहस्पति, सूर्य और शुक्र तीनों का योग है। वाणी का नेचुरल कारक, वाणी का भावेश के अनुसार कारक स्वामी, विजडम का स्वामी। तो सूर्य बुध बृहस्पति और शुक्र का जो योग है ये परम योग है। और जब आमने सामने होते हैं ग्रह तो एक दूसरे को देखते हो रहे तो एक दूसरे की वृद्धि करते हैं, अगर वो उनसे शुभ है तो ये सब शुभ है एक दूसरे से, देख रहे हो ना आप, ये सब शुभ है। और उसमें भी क्या सूर्य उच्च, तो ये तो बहुत शानदार कुंडली, बहुत शानदार कुंडली, मार्वलस। और राहु केतु का उसका होने का मतलब है राहु इज एस्ट्रोलॉजर, केतु इज एस्ट्रोलॉजर एंड राहु इज स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजर आल्सो। So you will be a good student as well as a good astrologer. वर्ल्ड फेम हो जाओगे आप, वर्ल्ड फेम। ब्रह्मांड में उच्च का सूर्य बैठने का मतलब है आदमी अपने शत्रुओं को हराते हुए कभी पूरी दुनिया पे विजयी होता है ना। ये बहुत जोरदार है, वर्ल्ड फेम हो जाओगे सर। एक बुध बहुत बढ़िया। हाँ सर, एक बात बहुत बढ़िया है शान। हाँ बोलो। सर, इसमें सूर्य के पास बुध है तो क्या बुध अस्त होगा या उसकी पावर वीक होगी? और एक बुध और बृहस्पति अगेंस्ट है तो दोनों वैसे भी शत्रु हैं। अगेंस्ट नहीं है। बुध तो बृहस्पति को शत्रु नहीं मानता, बृहस्पति बुध को शत्रु मानता है। हाँ, तो इनका क्या रोल रहेगा इसमें? लेकिन क्योंकि बृहस्पति जो है ना इस लग्नेश नवमेश है हाँ। तो ये एक ऐसे भाव के स्वामी है जो लगन को बढ़ाने में काम करेगा, तो ये उसकी हानि नहीं करेंगे। वो इसकी हानि करेंगे तो लगने इसकी हानि होगी। और बुध को अस्त का दोष नहीं लगता, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। बुध अक्सर अस्त रहता है, तो ये ऐसा रहेगा, है ना। बुध की बृहस्पति हानि नहीं करेंगे बल्कि बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको लगन को लाभ देना है, क्योंकि वो लगने से मित्र है। सर राहु पाप भाव में, सर पापी ग्रह राहु पाप भाव में बैठा है तो वो कैसे फल देगा? वो बहुत बढ़िया विष को विष मारता है। और थर्ड हाउस राहु तो बहुत बलवान कहेंगे, थर्ड 3, 6, 11 के राहु तो बहुत बलवान कहेंगे। आदमी योद्धा होता है, पराक्रमी होता है, उसका ब्रेन बहुत चलता है, याददाश्त बहुत अच्छी रहती है, खान पान अच्छा रहता है, एबिलिटी टू कॉप अप विद द डे टू डे ऑब्स्टेकल्स से वो बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सकता है, एबिलिटी टू कॉप अप विद ईच एंड एवरी थिंग ऑफ लाइफ, इंसेप्शन ऑफ ब्रेन, इंसेप्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दैट ऑल आर जो ना, मैं तो इच्छाएं बहुत रहती है, हॉबीज और सब पूरी होती है, तो गुड वन, अच्छी और स्कोप है आपका, बहुत अच्छी। क्या दशा चल रही है सर? राहु में चंद्रमा। गुड, ग्रेट एस्ट्रोलॉजी, बहुत जोरदार। राहु शुक्र का योग है, राहु गुरु का योग, गजब गजब गजब। द्वितीय, मैं बार बार कह रहा था, द्वितीय से अगर गुरु का राहु का योग हो जाए तो वो व्यक्ति तो गजब, बहुत ऊंचाई पे जाने वाले हो, बहुत जबरदस्त। राहु की महादशा है, पूरा पुट योर ऑल द एफर्ट, बहुत शानदार, ग्रेट। देखो, दिस इज ब्रेन, मस्तिष्क से देखा जा रहा है, ब्रेन और मस्तिष्क का योग है, तो शुक्र जो है उसको शानदार। थोड़ा सा बस कोई वो भी इतना नहीं है, चलो ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, अच्छी कुंडली है सर। और बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ। अगर किसी का जो पंचमेश है, अगर पापी ग्रह हो तो वो प्राय जो है ना पुत्र संतान की हानि करता है, और अगर पंचमेश को बृहस्पति देख दे तो अवश्य पुत्र संतान नहीं होती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है, उसके लिए थोड़ा प्रयास करनी चाहिए। फिर केतु की दृष्टि है तो केतु स्त्री देता है, सही, स्त्री संतानी है। हाँ, स्त्री देता है, ठीक है ना। केतु सूर्य को भी देखते हैं, केतु इसको भी देखते हैं, तो कोई एक अबॉर्शन भी होता है, हाँ सर, सही कह रहे हो सर, ऐसा ही हुआ है। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे अपन, है ना। बलवान कुंडली है, इट्स बहुत जोरदार कुंडली है यार। आप मेरी बात लिख लो, राहु की महादशा में फेमस हो जाओ, बहुत तगड़े फेमस हो जाओ, बहुत तगड़े, बहुत धनियोग भी बहुत जोरदार।
वाणी से धन की उत्पत्ति है, वाणी से धन का काम है, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है आदमी में। वेरी गुड। तो थैंक यू सर। प्रिडिक्टिव उस पर आऊंगा तो मैं आपको बहुत बारीक से बारीक चीज बता दूंगा। और मैंने अभी आपको एक बात बताई कि पंचमेश पापी ग्रह और लगन में बैठे तो वो ऐसा क्यों करता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको हर चीज का क्यों बताऊंगा, हर चीज का आपको क्यों क्लियर करूंगा, ठीक है ना। सर एक प्रश्न पूछना था। हाँ बोलिए। सर ये जैसा अभी शायद थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था, अष्टम भाव में शुक्र और गुरु, तो मेरा एक कंफ्यूजन था सर कि वो भाव तो सही नहीं है, तो फिर उसमें शुभ ग्रह जाकर के कैसे अच्छे परिणाम दे रहे हैं? हाँ, अच्छे परिणाम नहीं दे रहे, मैंने ये नहीं कहा। वो अष्टम भाव के पाप को खत्म कर रहे हैं क्योंकि वो इतने शुभ है। आपकी भावना में समझ गया, आपकी भावना में समझ गया, आप क्या पूछना चाह रहे। प्रश्न बहुत शानदार है आपका। बृहस्पति और शुक्र, ये दो ग्रह शुभ ग्रह हैं, तो ये यहाँ के पाप को खत्म करेंगे ही, तो आयु ज्यादा होगी ही, लाभ उत्पन्न होगा ही। धन को, दोनों धन के कारक है, ये वित्त का है, ये धन का है, दोनों वित्तीय भाव को देख रहे हैं, तो धन उत्पन्न होगा ही। लेकिन जहाँ के ये स्वामी हैं उनके कारकत्व में कमी आ जाएगी। जहाँ के ये स्वामी है, जैसे अभी मेष लगन ले लेते हैं, अब जो बृहस्पति हैं वो यहाँ के और यहाँ के स्वामी हैं, तो इनके भाग्य में तो क्षीणता हो गई, भाग्य तो कम हो गया क्योंकि वो एक अशुभ स्थान पे चला गया, क्योंकि उसको अपनी सारी एनर्जी कहाँ लगानी पड़ रही है, आयु को बढ़ाने में, इसके मृत्यु भाव को कम करने में, समझ रहे हो ना। तो यहाँ की चीजें नहीं उत्पन्न कर पाएगा। इसको ऐसे समझो कि एक बहुत बड़े राज्य का राजा जो समृद्ध है, जो पूर्ण रूप से फलीभूत है, उसका स्वामी अगर जाके ऐसी जगह बैठ गया जहां वो अब कुछ करने लायक नहीं है, तो वो अपने भाव की वृद्धि कैसे कर पाएगा, न तो उसका पोषण कर पाएगा, न रक्षा कर पाएगा। तो नवम भाव तो कमजोर हो गया। लेकिन यहाँ चूंकि उसकी वो शुभ है, उसका काम है बलवा लाभ करना, तो अष्टम भाव से पापों को कम करेगा। समझ रहे हो आप, ये इसलिए ऐसे ही ये द्वितीय भाव का स्वामी करेगा, तो द्वितीय भाव की तो हानि करेगा, लेकिन क्योंकि द्वितीय भाव को फिर देख रहा है तो उसको फिर परिपूर्ति कर देगा, क्योंकि यहाँ उसका डायरेक्ट कंट्रोल हो रहा है, यहाँ उसके व्यय में है वो। समझ रहे हो ना। ये बहुत सारी चीजें कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन मैं आपको आगे और क्लियर करता रहूंगा। तो मैंने क्लियर कर पाया मैं इसका मतलब सर मैं जो समझा, मतलब मैं आ गया समझ में सर, बहुत बढ़िया समझाया आपने। इसका मतलब मैं समझा, जैसे मान लीजिए मैं मेरे घर का मालिक हूँ और मैं किसी ऐसी जगह जाके बैठ गया जहां मैं किसी को जानता नहीं और वो जगह मेरे को सूट नहीं कर रही, लेकिन मैं उस जगह को क्योंकि मैं एक अच्छा आदमी हूं तो मैं उसको सुधारने की हमेशा कोशिश करूंगा, लेकिन मैं अपने जो घर को छोड़ के आ गया, उस घर में क्या हो रहा है वो मुझे पता नहीं, मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। बिल्कुल, यू आर राइट, यू आर राइट। ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर देखिए अभी जैसे इसमें सर अभी जैसे गुरु इसमें नवम का भी स्वामी है, 12th का भी स्वामी है, लेकिन गुरु की दृष्टि जा रही है अष्टम में बैठ के 12th हाउस पे, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? वो तो बढ़ाएगा, इसको तो शुभ करेगा, यहाँ के शुभ करेगा ना। हाँ ठीक है, इसको तो अच्छा करेगा। अष्टम में बैठे हुए बृहस्पति को बहुत अच्छा माना जाता है कई बार, क्योंकि ये है ना, जो यहाँ पे जो क्षीणता गिरी ना, तो यहाँ के पाप को खत्म कर देता है और यहाँ धन को बढ़ा देता है और सुखों को बढ़ा देता है। तो जो यहाँ इसने कमी करी है ना, जो इसके यहाँ आने से अपने घर को रक्षा करने में जो कमी आई है, वो ये बढ़ा देता है इन जगहों को, तो उसकी पूर्ति कर देता है। समझ गया। तो यहाँ अपने उच्च स्थान को तो देखिए बहुत बढ़ाता है, तो सुख में सब चीज आ गई, बुरा आपका बुरा सब खत्म कर दिया और धन बढ़ा दिया, आपका खून बढ़ा दिया, तो ये बहुत शुभ परिणाम करता है। और बृहस्पति की दृष्टि बहुत श्रेष्ठ गई। तो इसी कुंडली में एक सवाल मेरा ये भी है कि अगर बृहस्पति अपने ही घर में बैठा होता, मतलब नवी राशि अपने 8वें भाव में होती, तब वो भाग्य को थोड़ा ना इफेक्ट करता। तो वहाँ भाग्य का क्या लेना देना, उसका स्वामी नहीं है वो। हाँ वो स्वामी नहीं हुआ, तो नहीं फिर वो सब कुछ अष्टम को ही अफेक्ट करता ना सर, ये मैं
अष्टम को जहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी वहां को, क्योंकि उसका भाग्य से कोई लेना देना ही नहीं। अच्छा, चूंकि एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर मैं ये पूछ रहा सर कि अगर षष्टेश या अष्टमेश प्रबल होके किसी भी भाव में जाते हैं तो इसका क्या प्रभाव रहेगा? वो उसको खराब करेंगे या सही करेंगे? प्रबल होके जाते हैं अगर, हाँ 6, 8, 12 के स्वामी अगर बलवान होकर किसी भाव को जाते हैं तो उसको खराब करते हैं, क्योंकि उनका तो काम है ना डिस्ट्रॉय करना, वो तो वहां पापत्व उत्पन्न करेंगे। सर वो लगन में जाएंगे तो लगन को खत्म कर देंगे, फिर खत्म नहीं कर देंगे, उसको पापी करेंगे, उसमें रोग उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, उसमें बाधा उत्पन्न करने करेंगे, उसका विवेक कम कर देंगे, भय अपमान क्लेश दे देंगे, बाधाएं उत्पन्न कर देंगे। उनकी जो और बलवान हो सके तो जरूर कर देंगे। समझ गए ना? हाँ सर। कोई बदमाश कुंडा मवाली किसी घर में जाके बैठ जाए तो वो उसको शुभ थोड़ी नहीं करने वाला है, वो अपनी शक्ति अनुसार उसका शुभ ही करेगा। तो करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर। सर एक प्रश्न और था। हाँ सर, राहु और केतु को तो कोई घर अलॉटेड नहीं है, इस 8वें घर के अंदर केतु आके बैठ जाए तो? 8वें घर में केतु बैठ जाए, मैं आपको राहु केतु पढ़ाऊंगा, क्लास दूंगा और फिर आपको समझ में आएगा सारी बातें। 8वां घर विशेष भाव है, केतु वहां बैठ के ना बहुत सारे अच्छे भी करते हैं, बहुत सारे बुरी भी करते हैं। महान ज्ञानी, महान तपस्वी, महान वेदांत शास्त्री, महान मर्मज्ञ, तत्व ज्ञान वेदा, महान ऋषि, आविष्कार करता, दुनिया को विलक्षण ज्ञान के दाता, वो सब अष्टम भाव में केतु वाले आए। वहीं केतु अष्टम भाव में आदमी को पानी में डुबो के मार देते हैं, हत्या करवा देते हैं, घाव दे देते हैं, चोट दे देते हैं, अपंग कर देते हैं, है ना। वहीं केतु आदमी को दरिद्र करके दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देते हैं, पानी में डुबो के मार देते हैं, आग में जला के मार देते हैं। अब वो सब्जेक्ट वो मैं आपको जब राहु केतु समझाऊंगा ना तब क्लियर। मेरे अष्टम भाव में केतु है इसलिए पूछ रहा था। वो अभी आप मत करो, किस राशि के स्वामी है, किस भाव से संबंध है, वो राहु केतु का भी लक्षण ऐसे नहीं करना, ऐसे विश्लेषण मत करना। मैंने बताया ना दोनों चीज है। शास्त्र में ये भी कहा गया है कि पहला, दूसरा, तीसरा, छठी 8वीं राशि का केतु अगर अष्टम भाव में है तो अपनी दशांतर दशा में अचानक बहुत बड़ा धन दे देता है, अचानक बहुत बड़ा धन दे देता है, क्योंकि वो पाताल से निकाल के भी धन दिखा देगा। वो देखने वाली बात, वो कुंडली पे विशेष है ना, वो मैं राहु को दिखाऊंगा जब। सर अभी जो कुंडली सामने है, सर कुंडली जो सामने है अभी, हाँ सर इसमें आपने बताया कि नवमेश का स्वामी अष्टम भाव में बैठ गया, हाँ। लेकिन वो व्यय भाव को देख के उसमें कमी कर रहा है, वो लग्नेश को, वो धन भाव को देख के उसको बढ़ा रहा है, हाँ। और सुख भाव को देख के उसको बढ़ा रहा है, तो सर और भाग्य भाव को तो कम कर दिया उसने, और अष्टम के जो पाप प्रभाव है वो भी कम कर दिया। तो सर ये समझ में नहीं आता कई बार कि फिर भाग्य होता क्या है, मतलब भाग्य धन तो होता है, भाग्य जो है ना, भाग्य जो है आप वैसे समझो, मैंने आपको लगन बताई कि लगन मेरा शरीर है, उसमें बैठी हुई एक आत्मा है और उसमें स्थापित एक चित्त है, ये तीन का स्वामी क्या है? लगन है। अब उसको जो चीजें चाहिए, उस लगन को जो चीजें चाहिए, यानी इन तीन चीजों को जो फ्लोरिश होने के लिए जो चीजें चाहिए ना, वो नवम भाव है। समझ गए आप? हेलो हेलो, यस सर, जी सर, क्लियर। उसको फ्लोरिश होने के लिए, उसको आनंदित होने के लिए, उसको पूर्ण होने के लिए जो भी चीजें चाहिए, चाहे वो ज्ञान हो, वाहन हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, धन हो, भगवान की कृपा हो, भगवान की भक्ति हो, व्हाटएवर, वो नवम भाव है। जो भी चाहिए वो नवम भाव है। समझ गए आप? हेलो, जी सर, जी सर, बिल्कुल। भाग्य सब कुछ है। अच्छा स्वास्थ्य भी भाग्य है, अच्छा परिवार भी भाग्य है, धन भी भाग्य है, वैभव भी भाग्य है, वाहन भी भाग्य है, कर्म की स्थिरता भी भाग्य है, जो कुछ चाहिए वो सब भाग्य है। तो समझ गया? ये है। ठीक सर, थैंक यू सर। हाँ वेल, चलो अब आज का काफी लंबा हो गया। सर मेरा एक क्वेश्चन है बस। हाँ हाँ बोलिए। सर
सर जैसे कि तुला लग्न के अंदर गुरु मारक होता है, तो सर क्या वहां पर भी उसकी दृष्टियां शुभ मानी जाएगी? गुरु कितने भी खराब हो, वो दृष्टि अमृत ही बरसाती है। लेकिन इस पे एक थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। मैं जब केंद्राधिपति दोष पढ़ाऊंगा आपको, और जब उनका पापत्व तो बहुत बढ़ जाता है, तो दृष्टि जो है ना काम करना बंद कर देती है, यानी वो सुबह तो उत्पन्न नहीं कर पाती, कुछ ऐसी स्थितियां बनती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू। सर ये दृष्टियों का और बताइए, दृष्टियों का मतलब क्या होता है? ये पॉजिटिव करती है, नेगेटिव करती है? ये दृष्टियां जो है ना वो, हाँ, इस पे मैं, आपकी बात तो सही है, मैं आपको एक चक्र बना के अगली बार समझाऊं, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, आप नोट करके ठीक है ना। क्या है कि ये पूरा मैं आपको अगली बार समझाऊं, क्योंकि इसमें कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं आपको है ना वो राशि चक्र, दृष्टि चक्र बना के बता दूं। जी, ठीक है ना? हाँ चित्रण जी, मैं कहता ये अगर धनु राशि का हाँ उसमें है जी, जब उसकी अंतर्दशा आएगी, महादशा आएगी, हाँ, धनु राशि का बृहस्पति, धनु राशि का स्वामी 8th हाउस में बृहस्पति है। बृहस्पति हो गया, सही है? हाँ 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 हाँ। वो क्या वो क्या अपने 90 से 12th ही बैठा है वो, है जी, वजह से 9th की हानि करेगा इसकी सेहत की। बिल्कुल ऐसा है कि अष्टमेश होकर बृहस्पति इतना पापी नहीं रहता, आयुष्कारी रहता है, लेकिन क्योंकि अष्टम को उसकी लॉर्डशिप वहां की प्राप्त है और वो दशा में आ गया, तो अष्टम के कुछ अशुभ जरूर देगा, लेकिन साथ ही आपको धन उत्पन्न करेगा, आपको अचानक धनों की लाभ भी कराएगा, अष्टम के कुछ लाभ भी अवश्य कराएगा। पर बीच बीच में जब जब उसमें अंतर्दशाएं पाप ग्रहों की आएगी तो रोग भी उत्पन्न कर सकता है। ऐसे आदमी को डॉक्टर बना देना चाहिए, मेडिकल लाइन में भेज देना। ठीक है सर, आज काफी लंबा हो गया, अब मैं कुछ हेलो मैं कुछ बात बता रहा था कि जो वो एक घटनाक्रम चला था जहाँ से ज्ञान सीखा, जहाँ को बढ़ाने के लिए हमने इतना प्रयास किया, जहाँ के लिए हमने जान लगा रखी है आईकाश के लिए, जो हमारी पूजनीय जमीन है, वहाँ को लेकर बहुत सारे भ्रम पैदा करते हैं, बहुत सारे विवाद खड़े कर दिए गए हैं और धमकियां मिल रही है मेरे को, तरह तरह की धमकियां मिल रही है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, उस लेवल पे मेरे को धमकाया जा रहा है। तो भाई मैं आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूँ कि कल को मैं बहुत तनाव में हूँ, फिर भी मैंने क्लास ली क्योंकि ये मेरा नैतिक दायित्व है और आई एम फोर्स्ड। तो मेरे को इतना तनाव दिया हुआ है अभी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो मेरा बीपी बहुत ज्यादा हाई है अभी, मेरा डायबिटीज इरेगुलर हो गई है और मैं 7 बजे से बहुत ज्यादा तनाव में, और भाई मेरे को कुछ भी हो सकता है। तो ये किस वजह से हुआ, किन किन लोगों ने किया है, तो मेरे पीछे से संभालना हो। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आप सबको पता है। मैं मेरा पूरा जीवन इस ज्ञान विशेष को बढ़ाने में लगा हुआ हूँ, भगवान को पता है। तो कुछ लोग सिर्फ इस वजह से परेशान है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, ये व्यक्ति ये ज्ञान को ऐसे क्यों बढ़ा रहा है। तो मेरे को ना बहुत टॉर्चर किया जाता है, बहुत ज्यादा, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं मेरी जितनी शक्ति है उतना लड़ूंगा, अंत में मेरे को है ना कुछ ऐसा गलत निर्णय लेना पड़ेगा। तो मैं आपके साथ रहूं ना रहूं, ये भगवान के हाथ में है। धन्यवाद। तो इतना क्यों डिसहार्टेड हो रहे हो? तो चलता है सब। नहीं, आज भी मेरे को है ना बहुत ऊंचे लेवल पे, आज मेरे को बहुत ऊंचे लेवल पे